हेलो बच्चों, आशा करता हूँ आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तंत्रिका तंत्र के पार्ट 5 में बच्चों आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपको याद होगा बच्चों, पिछले लेक्चर में हमने अग्र मस्तिष्क की बात की थी। अग्र मस्तिष्क में हमने प्रमस्तिष्क यानी सेरिब्रम और डायनसेफेनॉल की बात की थी। बिल्कुल सही। इसका मतलब आज हम किसकी बात करेंगे बच्चों? मध्य मस्तिष्क की। किसकी बात करेंगे? मध्य मस्तिष्क, या जिसे हम कहते हैं मेसेनसेफेलॉन। अब मध्य मस्तिष्क में बच्चों दो प्रमुख चीजें आपको ध्यान में रखनी है। क्या दो प्रमुख चीजें याद रखोगे आप? सबसे पहले मध्य मस्तिष्क में एक नली, एक नली या डक्ट पास करती है जिसे कहते हैं आइटर या एक्वीडक्ट। आइटर या एक्वीडक्ट नामक नली मध्य मस्तिष्क में या मध्य मस्तिष्क से पास होती है। ठीक है, क्या बताया भाई? ये एक मध्य मस्तिष्क में मैंने आपसे कहा है दो संरचनाएं ध्यान में रखनी है। पहली तो आइटर या एक्वीडक्ट, ये बच्चों एक नली है। ये नली है जिसमें अपन पढ़ेंगे CSF। आज ही पढ़ेंगे CSF। मस्तिष्क के भीतर और मेरुरज्जु के भीतर एक द्रव्य प्रवाहित होता है, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, CSF। तो CSF प्रवाह में कौन सी नली काम करेगी? ये आइटर या एक्वीडक्ट। तो ये आइटर या एक्वीडक्ट एक नली है बच्चों, जो किससे पास होगी? मध्य मस्तिष्क से पास होगी। ठीक है। और दूसरा लक्षण बच्चों, मध्य मस्तिष्क में आपको चार दृष्टि पिंड, चार दृष्टि पिंड या जिसे हम कहते हैं चार ऑप्टिक लोब्स पाए जाते हैं। ठीक है। दो प्रमुख चीजें मैंने आपसे कहा मध्य मस्तिष्क में याद रखनी है। एक तो आइटर या एक्वीडक्ट नाम की नली जो है बच्चों, वो मध्य मस्तिष्क से पास होगी। इसमें CSF का प्रवाह होगा जो अभी अपन समझेंगे। और इसमें मध्य मस्तिष्क में बच्चों चार दृष्टि पिंड पाए जाते हैं। चार दृष्टि पिंड हैं, चार हैं बच्चों, इसलिए इस संरचना को हम कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिया कहते हैं। इसीलिए संरचना को किस नाम से जानते हैं? कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिया। मेंढक में हम जब पढ़ेंगे ना बच्चों, मेंढक भी पढ़ेंगे, तो मेंढक में अपन पढ़ेंगे दो दृष्टि पिंड होते हैं। मेंढक के मध्य मस्तिष्क में दो दृष्टि पिंड होते हैं, इसलिए उसे कॉर्पोरा बाइजेमिया कहते हैं। जबकि मध्य मस्तिष्क मानव की बात करें या स्तनधारियों के मध्य मस्तिष्क की बात करें तो उसमें चार दृष्टि पिंड होंगे। चार को कहते हैं क्वाड्रा। क्वाड्रा मतलब चार। तो चार दृष्टि पिंड है बच्चों, इसलिए इसे क्या कहते हैं? कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिया। अब ये जो चार दृष्टि पिंड है बच्चों, ये जो चार दृष्टि पिंड हैं, जिसे अंग्रेजी में अपन ने क्या कह दिया? ऑप्टिक लोब्स बच्चों। ये चार जो दृष्टि पिंड हैं, इसमें ऊपर की ओर दो होंगे और नीचे की ओर दो होंगे, है ना? मान लेते हैं भाई ये मध्य मस्तिष्क है। ठीक है, ये मेरे पास एक मध्य मस्तिष्क है, तो ऊपर की ओर दो दृष्टि पिंड हैं, नीचे की ओर दो दृष्टि पिंड हैं। ऊपर वाले जो दृष्टि पिंड है बच्चों, ये दोनों जो ऊपर वाले दृष्टि पिंड है ना, इन्हें कहते हैं सुपीरियर कॉलिक्यूलाई। और जो नीचे वाले दृष्टि पिंड हैं उन्हें कहते हैं इंफीरियर कॉलिक्यूलाई। ठीक है भाई, मध्य मस्तिष्क में तो चार दृष्टि पिंड हैं। ये चार पिंड मैंने बनाए हैं। दो ऊपर वाले पिंड को कह दिया सुपीरियर कॉलिक्यूलाई, दो नीचे वाले पिंड को कह दिया इंफीरियर कॉलिक्यूलाई। अब सवाल है ये काम क्या करते हैं? ठीक है ना भाई, सारा खेल ही काम पर है कि क्या करते हैं। तो देखो बच्चों, जब अपना आप सर हिलाते हो, आप जिस दिशा में अपना सर हिलाते हो,
आपके नेत्र अपने आप उस दिशा में मूव करते हैं, है ना। आप लेफ्ट देख रहे, आपने अपना सर लेफ्ट की तरफ घुमाया बाईं ओर, तो आपकी आंखें भी हेड की दिशा में मूव कर गई। आपने राइट में सर घुमाया, तो आपने जिस दिशा में सर घुमाया उस दिशा में आपकी आंख मूव कर रही है ना। आई का मूवमेंट हेड के मूवमेंट के साथ संयोजित है। ये किस कारण? ये सुपीरियर कॉलिक्यूलाई के कारण। तो आप जिस दिशा में अपना सर घुमाते हो, उस दिशा में जब आप अपना सर घुमा रहे हो तो आपके नेत्र भी उस दिशा में मूव कर रहे हैं। ये नियंत्रण कौन करता है? सुपीरियर कॉलिक्यूलाई। अच्छा, दूसरा, आप जैसे मैं आप सुन रहे मेरी बात, पीछे से आपको मम्मी या पापा ने आवाज लगाई, तो आपको मम्मी या पापा ने या पीछे से किसी व्यक्ति या किसी दोस्त ने आपको आवाज लगाई, तो आप उस दिशा में देखोगे ना कि आवाज किस दिशा में आई है। हां, तो उस ध्वनि को डिटेक्ट करने के लिए आप अपना सर घुमाओगे। तो ध्वनि से संबंधित जो नियंत्रण है, ध्वनि या साउंड कहां से आ रही है, आप ढूंढते हो आवाज कहां से आ रही है, उस दिशा में अपना सर घुमाते हो, तो उसमें कौन काम करेगा? इंफीरियर कॉलिक्यूलाई। ठीक है, बहुत सिंपल बताया भाई। जिस दिशा में आप सर घुमा रहे हो, आपके आई, आपका नेत्र भी उसी दिशा में मूव कर रहा है। यह सुपीरियर कॉलिक्यूलाई का कार्य। और जहां से ध्वनि आ रही है, ध्वनि की दिशा में आप अपना अगर सर घुमा रहे हो, ध्वनि से संबंधित इंफीरियर कॉलिक्यूलाई, और देखने से संबंधित सुपीरियर कॉलिक्यूलाई, है ना। तो इसको हम कहते क्या हैं बच्चों? देखो, अंग्रेजी में इसे कहते हैं बच्चों विजुअल रिफ्लेक्स। विजुअल क्यों? क्योंकि ये दृष्टि से संबंधित है। और ये बच्चों एकॉस्टिक रिफ्लेक्स। एकॉस्टिक रिफ्लेक्स का मतलब ध्वनि से संबंधित है ना भाई। तो सुपीरियर कॉलिक्यूलाई क्या करेगा? आगे लिख दें। हां, सुपीरियर कॉलिक्यूलाई का कार्य क्या हो गया भाई? ठीक है, सिर व नेत्र के मूवमेंट को सुनियोजित करता है ना भाई। आपका हेड और हेड जिस दिशा में मूव कर रहा है उसी दिशा में नेत्र भी मूव करेंगे। ये सुपीरियर कॉलिक्यूलाई करेगा। और इंफीरियर कॉलिक्यूलाई, ध्वनि की दिशा में सिर का मूवमेंट, है ना भाई। तो ध्वनि की दिशा में सिर का मूवमेंट कौन नियंत्रित करेगा? इंफीरियर कॉलिक्यूलाई। इसलिए अकाउस्टिक रिफ्लेक्स कहते हैं। और सिर, जहां पर आप सिर घुमा रहे हो उसी दिशा में नेत्र घूम रहे हैं। ये कौन काम करेगा भाई? सुपीरियर कॉलिक्यूलाई। ये किसके काम हो गए? मध्य मस्तिष्क। मध्य मस्तिष्क में ऊपर है सुपीरियर कॉलिक्यूलाई, नीचे है इंफीरियर कॉलिक्यूलाई। और ये चार दृष्टि पिंड यानी कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिया किसका कार्य हो गया भाई? किसका कार्य? मध्य मस्तिष्क का। ठीक है, अब भाई आखिरी में क्या आता है? आखिरी भाग जो आएगा वो आएगा पश्च मस्तिष्क। क्या आएगा भाई? पश्च मस्तिष्क। अब पश्च मस्तिष्क में बच्चों तीन संरचनाएं होंगी। हां, पोन्स, अनुमस्तिष्क या जिसे हम कहते हैं सेरिबेलम, और मेडुला, मेडुला ओब्लोंगेटा, है ना भाई। पश्च मस्तिष्क में ये तीन संरचनाएं आती हैं। अब इधर सुनेंगे भाई, पोन्स के बारे में बच्चों हम पढ़ चुके हैं, वापस नहीं देखेंगे। श्वसन तंत्र में अपन ने पोन्स की बात की थी, याद है? याद है, पोन्स में दो केंद्र पड़े थे भाई।
न्यूमोटैक्सिक केंद्र, याद है, जो अंतः श्वसन को रोकता था, चुप करवाता था मेड्यूला को, और उत्तेजित करने वाला एपनियोस्टिक केंद्र। हां भाई, श्वसन में हम इनके बारे में पढ़ चुके हैं। न्यूमोटैक्सिक केंद्र, एपनियोस्टिक केंद्र दोनों पॉन्स में थे, इनके बारे में हम पढ़ चुके हैं। अब बात किसकी करेंगे भाई हम? सबसे पहले अनुमस्तिष्क की। ठीक है, देखो हमारे शरीर का, हमारे मस्तिष्क का सबसे बड़ा और सबसे विकसित भाग तो क्या था? प्रमस्तिष्क, जो अपन ने पढ़ा अच्छी तरह। अब प्रमस्तिष्क के बाद जो दूसरा सबसे बड़ा भाग है वो है अनुमस्तिष्क। देखो बच्चों, जब अपन चित्र बनाते हैं ना, इधर देखो, हां, तो अपन किसकी बात करेंगे भाई? ये भी अनुमस्तिष्क की, या जिसे हम कहते हैं सेरिबेलम। तो देखो भाई, जब मैं यूं खड़ा हूं, हां, आपको मालूम है हमने संरचना भी बनाई थी ना, हां, इस तरह से ये तो प्रमस्तिष्क होता है, यहां पर मध्य मस्तिष्क है, हां, और ये हमारे पास अनुमस्तिष्क होता है। सही बात। तो वैसे तो अनुमस्तिष्क जो है वो पीछे या नीचे की तरफ है, लेकिन एक सिंपल सा सिस्टम बताऊं ना, अगर अपन पीछे से देखें तो प्रमस्तिष्क के ठीक नीचे, हां, प्रमस्तिष्क यानी सेरिब्रम के ठीक नीचे आपको क्या मिलेगा? अनुमस्तिष्क। ऊपर की ओर प्रमस्तिष्क है, नीचे की ओर अनुमस्तिष्क है। ऊपर प्रमस्तिष्क है, नीचे क्या है? अनुमस्तिष्क है। अब ये क्या करता है? सुनो, अनुमस्तिष्क में क्या चीजें ध्यान में रखनी है। सबसे पहले तो ये मस्तिष्क का दूसरा सबसे बड़ा भाग है। मस्तिष्क का दूसरा सबसे बड़ा भाग। ठीक है भाई, चलो ये चीज समझ आती है। अब ये क्या करता है? हां, ये शरीर के संतुलन को, जब आप कोई भी फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हो बच्चों, है ना, आप चल रहे हो, साइकिलिंग कर रहे हो, कोई क्रिकेट या टेनिस या कोई भी गेम खेल रहे हो, तो उस गेम को खेलते हुए, कोई भी कार्य करते हुए, आपके शरीर के संतुलन को कौन बनाए रखता है? अनुमस्तिष्क। आप सीढ़ियां चढ़ रहे हो, सीढ़ियां नीचे उतर रहे हो, ड्राइविंग कर रहे हो, साइकिलिंग कर रहे हो, स्विमिंग कर रहे हो, कोई गेम खेल रहे हो, उसमें शरीर के संतुलन को कौन बनाए रखता है? शरीर के संतुलन को, शरीर की साम्य अवस्था को कौन बनाए रखता है? अनुमस्तिष्क। हां, तो यही तो काम है इसका। इसका काम है भाई गति व चलन को, इसका सबसे प्रमुख कार्य बच्चों याद रखना, गति व चलन को गति व चलन के दौरान शरीर के संतुलन, शरीर की साम्य अवस्था को बनाए रखना। है ना भाई? शरीर के संतुलन या साम्य अवस्था को, मतलब ये अंग्रेजी में जिसे हम कहते हैं कोऑर्डिनेट्स मूवमेंट। है ना भाई? आप सीढ़ियां उतर रहे हो, नीचे उतर रहे हो, कोई भी गेम खेल रहे हो, तो आप लड़खड़ा ना जाओ, आपके शरीर का संतुलन बना रहे, आपका बॉडी पोस्चर बना रहे। इसमें कौन काम करता है? अनुमस्तिष्क काम करेगा। तो शरीर के संतुलन को बनाए रखना, शरीर की साम्य अवस्था को बनाए रखना, गति व चलन के दौरान, कोई भी काम करते वक्त प्रिसिशन, हां, इसमें कौन काम करेगा? अनुमस्तिष्क। तो अब देखो भाई, एक तरीके का ये ऐच्छिक पेशियों को संतुलन कर रहा है ना, लेकिन ऐच्छिक पेशियों में कैसा संतुलन है? अनैच्छिक है। तो ऐच्छिक पेशियां, जब आप सीढ़ियां ऊपर नीचे चल रहे हो तो ऐच्छिक पेशियां ऊपर नीचे चल रही हैं, लेकिन उसमें अनुमस्तिष्क ध्यान रख रहा है कि आप लड़खड़ा ना जाओ, आप गिर ना जाओ। हां,
तो ऐच्छिक पेशियों में अनैच्छिक संतुलन कौन बना के रखता है? अनुमस्तिष्क। क्या कर रहा है? ऐच्छिक पेशियों में अनैच्छिक संतुलन को बनाए रखता है। तो ऐच्छिक पेशियों में अनैच्छिक संतुलन को कौन बनाए रखता है? सेरिबेलम रखता है। ठीक है तो आपकी कंकाल पेशियां कंकाल पेशियों में ही संतुलन बना के रख रहा है, लेकिन अनैच्छिक रूप से, आपको नहीं पता चल रहा, फिर भी आपके शरीर का संतुलन बन रहा है। हाँ, अल्कोहल पीने से क्या होता है? अल्कोहल पीने से आदमी लड़खड़ाने लगता है ना, क्योंकि अल्कोहल किसको प्रभावित करता है? अनुमस्तिष्क या सेरिबेलम को। तो आप लड़खड़ाने लगते हो अल्कोहल पीने के बाद व्यक्ति, वो किस कारण? क्योंकि वो सेरिबेलम, अल्कोहल अनुमस्तिष्क को भी प्रभावित करता है बच्चों, प्रमस्तिष्क को पहले करेगा। हाँ, अल्कोहल प्रमस्तिष्क को पहले प्रभावित करता है, लेकिन ज्यादा प्रभाव अनुमस्तिष्क पे डालता है। सर, प्रमस्तिष्क पे प्रभाव, जब भी तो कहते हैं ड्रिंक एंड ड्राइव नहीं करना चाहिए। ड्राइविंग करते वक्त, गाड़ी चलाते वक्त अल्कोहल नहीं पीनी चाहिए। क्यों? क्योंकि वो आपके प्रमस्तिष्क के रिएक्शन टाइम को, मोटर चालक पथ को धीमा कर देता है। सड़क पे जा रहे हो, आपको तेज ब्रेक लगाना पड़ा गाड़ी में, लेकिन आप नहीं लगा पाओगे क्योंकि अल्कोहल का सेवन कर रखा है व्यक्ति ने। क्यों नहीं? तो उसका रिएक्शन टाइम या मोटर प्रोसेस जो है वो धीमा हो जाता है। तो अल्कोहल प्रमस्तिष्क को बच्चों पहले प्रभावित करेगा, लेकिन अधिक प्रभावित किसको करता है? अनुमस्तिष्क को। ठीक है, तो ये बता दिया मैंने। लेकिन शरीर के संतुलन को बनाए रखने में ऐच्छिक पेशियों में अनैच्छिक संतुलन कौन बना के रखता है? सेरिबेलम या अनुमस्तिष्क। और आखिरी में बच्चों आपको याद रखना है मेड्यूला। हाँ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। ये अपन ने बहुत बार, हमने श्वसन तंत्र में मेड्यूला की बात की थी, परिसंचरण तंत्र में मेड्यूला की बात की थी। हाँ, क्योंकि सारी की सारी अनैच्छिक प्रक्रियाओं में, सभी अनैच्छिक गतिविधियों का नियमन कौन करेगा? मेड्यूला। तो शरीर की सभी अनैच्छिक प्रक्रियाओं का नियमन, है ना भाई? शरीर की सभी अनैच्छिक प्रक्रियाओं का नियमन कौन करता है? मेड्यूला ऑब्लोंगेटा। कौन कौन सा याद आया? हाँ, हृदय स्पंदन का नियमन कौन सा सेंटर था? कार्डियक केंद्र। बिल्कुल। श्वसन दर कौन था? श्वसन लय केंद्र। ठीक है। वमन, वॉमिटिंग, वमन केंद्र। और पाचन में कौन सी पढ़ी थी अपन ने? क्रमानुकुंचन की प्रक्रिया पढ़ी ना? हाँ, तो क्रमानुकुंचन, छींक इत्यादि जितनी भी अनैच्छिक प्रक्रियाएं हैं हमारे शरीर की, सभी अनैच्छिक प्रक्रियाओं का नियमन कौन करता है? मेड्यूला। देखो बच्चों, प्रमस्तिष्क में अगर डैमेज हो जाए ना, प्रमस्तिष्क में यदि डैमेज हो जाए तो व्यक्ति की अचानक मृत्यु नहीं होगी। क्या होगा? प्रमस्तिष्क का प्रीफ्रंटल एरिया नष्ट हो गया तो इंटेलिजेंस कम हो जाएगी, सोचने समझने की क्षमता कम हो जाएगी। ब्रोकाज एरिया डैमेज हो गया, व्यक्ति बोल नहीं पाएगा। मोटर एरिया डैमेज हो गया तो पैरालिसिस हो जाएगी, लकवा मार जाएगा। टेम्पोरल लोब में या पेराइटल लोब में, इन सब कोई भी भाग में अगर कोई हानि या वो नष्ट हो जाएं तो हमें पता है क्या क्या प्रभाव होगा। ठंड नहीं लगेगी, गर्मी नहीं लगेगी, वातावरण में आप कहां पर हो ये नहीं पता चलेगा, ध्वनि नहीं सुनाई देगी, लेकिन मरोगे तो नहीं ना। एकदम से अचानक से तो मृत्यु नहीं होगी। लेकिन यदि मेड्यूला ऑब्लोंगेटा नष्ट हो जाए, यदि मेड्यूला ऑब्लोंगेटा पर कोई हानि आ जाए तो व्यक्ति की अचानक सीधे मृत्यु हो जाती है।
है ना। तो मेड्यूला ऑब्लोंगेटा इसलिए सबसे महत्वपूर्ण है। अगर इसमें कोई डैमेज आ जाए, यहां पे नोट लिख देते हैं, अगर मेड्यूला में कोई डैमेज आ जाए बच्चों तो सीधे मृत्यु होगी। तो मेड्यूला में डैमेज होने पर व्यक्ति की अचानक मृत्यु हो जाती है ना भाई। क्योंकि सारी अगर अनैच्छिक गतिविधियां ही बंद हो गई, आपका हृदय बंद हो गया, श्वसन बंद हो गई, तो आप वैसे ही मृत हो जाओगे। ठीक है। तो मेड्यूला में जो अनैच्छिक प्रक्रियाएं हैं, मेड्यूला में डैमेज होने पर अचानक मृत्यु होगी। प्रमस्तिष्क में कोई डैमेज होगा तो अचानक मृत्यु नहीं होगी, क्योंकि अपन ने पढ़ा है कौन कौन से भाग काम कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो ये अपन ने किसकी बात कर ली आज? मस्तिष्क के भाग और उनके कार्य। पिछले लेक्चर में बच्चों अपन ने अग्र मस्तिष्क को देखा था, मध्य मस्तिष्क आज अपन ने देखा, और पश्चिम मस्तिष्क। पश्चिम मस्तिष्क में 3 भाग अपन ने पढ़ लिए। हमने पॉन्स की बात तो हम श्वसन में पढ़ चुके थे पहले ही। अनुमस्तिष्क जो है वो शरीर के संतुलन को बनाए रखता है, और सभी अनैच्छिक गतिविधियों का नियमन कौन करता है? मेड्यूला। जितनी भी अनैच्छिक गतिविधियां हैं उन सब का नियमन कौन करेगा? मेड्यूला करेगा। अब देखो बच्चों, आज क्या देखेंगे? हमारा जो मस्तिष्क है बच्चों, आप सबको मालूम है हमारा मस्तिष्क जो है वो एक बॉक्स में कवर्ड रहता है ना। हमारा मस्तिष्क जो है वो एक बॉक्स में अंदर पाया जाता है, और उस बॉक्स को अपन कपाल या क्रेनियम कहते हैं। हाँ, है ना। हमारा मस्तिष्क जो है वो अस्थियों से बने हुए कपाल या क्रेनियम में पाया जाता है। अब वो क्रेनियम या कपाल किन अस्थियों से बना हुआ है वो तो अपन कंकाल तंत्र में देखेंगे, लेकिन हमारा जो मस्तिष्क है बच्चों, हमारे मस्तिष्क को 3 परत जो हैं वो आवृत करके भी रखती हैं। हाँ, उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम कहते हैं बच्चों क्रेनियल मेनिंजेस। ठीक है। तो हमारा जो मस्तिष्क है ना, हमारे मस्तिष्क को 3 परत मिलकर, हाँ 3 परत मिलकर आवृत करती हैं, जिसे हम कहते हैं क्रेनियल मेनिंजेस। ये क्या है भाई? मस्तिष्क का आवरण। अब 3 होती हैं भाई क्रेनियल मेनिंजेस। कितनी होती हैं? 3 प्रकार की क्रेनियल मेनिंजेस। सबसे बाह्य परत जो होती है बच्चों वो होती है ड्यूरामेटर। मध्य जो होती है वो होती है एरेक्नॉइड मेटर, और सबसे आंतरिक यानी भीतरी परत जो होती है वो होती है पायामेटर। ठीक है। तो हमारा जो मस्तिष्क है भाई, हमारा मस्तिष्क जो है उसके ऊपर 3 चद्दर ढकी हुई हैं, है ना। हमारे मस्तिष्क के ऊपर 3 चद्दर ढकी हुई हैं। सबसे बाह्य परत होती है ड्यूरामेटर, मध्य होती है एरेक्नॉइड मेटर, और सबसे भीतरी क्या होती है? पायामेटर। याद रखना बच्चों, ये सबसे भीतरी पायामेटर है ना, ये सर्वाधिक संवहनीय है। सर्वाधिक संवहनीय का मतलब बच्चों, संवहनीय का मतलब इसमें सर्वाधिक ब्लड सप्लाई होगी। हाँ, सर्वाधिक संवहनीय का मतलब है इसमें क्या मिलेगी? ब्लड सप्लाई। तो सबसे बाह्य परत चद्दर जो मस्तिष्क को ढक रही है वो ड्यूरामेटर है, मध्य जो ढक रही है वो एरेक्नॉइड मेटर है, सबसे आंतरिक जो ढक रही है वो पायामेटर है, और सर्वाधिक रुधिर सप्लाई किसमें मिलेगी? पायामेटर में। अब ये क्यों जरूरी है सुनो। अब एक बार मैं काम कर रहा हूं ये कैसे होती है। अब मैं आपको क्या बता रहा हूं बच्चों, देखो जब अपन ने ब्रेन का चित्र बनाया था ना, जो लाया था वो मैंने साइड व्यू बनाया था मस्तिष्क का। ये प्रमस्तिष्क, वो मध्य मस्तिष्क, अनुमस्तिष्क, हाँ साइड में तो मैंने ऐसे मस्तिष्क का हिस्सा बनाया था।
अब मैं समझाने के लिए मस्तिष्क का ये अनुदैर्ध्य अक्ष बना रहा हूं, हां सामने से, मतलब मस्तिष्क को अगर आप लंबा काटो, मस्तिष्क को अगर आप लंबा काटो तो देखो बच्चों कैसे सिस्टम होगा, कुछ इस तरह से। अब थोड़ा सा भाई समझ लेना। हां ये क्या किया है, कुछ नहीं, ये मस्तिष्क को मैंने भाई लंबा काटा है। ये मानव का मस्तिष्क को अगर मैं लंबा काटूं इस तरह से, अभी सुनो क्या है। सबसे पहले ये मैंने क्यों बनाया सुन लो, इसलिए इसका कारण क्या है। हां इसमें भाई सबसे बाहर वाली परत, हां इस मस्तिष्क का आवरण समझा रहा हूं, ये मस्तिष्क की सबसे बाहर वाला आवरण, हां मस्तिष्क को सबसे बाहर वाला आवरण जो घेर रहा है, ये क्या है भाई, ड्यूरामेटर। ठीक है, एक काम करता हूं, यहां नहीं यहां, ठीक है, ये क्या है भाई, ड्यूरामेटर है, सबसे बाहर वाली परत। फिर भीतर वाली, इसके मध्य, हां ये रही मध्य परत, ये मध्य परत होगी। ये मध्य परत क्या हो गई भाई, एरेक्नॉइड। और सबसे आंतरिक परत, हां ये सबसे आंतरिक परत, ये हां ये देखो भाई मस्तिष्क के झिल्ली से भी जुड़ी हुई है। हां ये जो लाल रंग की बना रहा हूं, ये जो सबसे आंतरिक परत है, हां ये सबसे आंतरिक परत क्या हो गई, पायामेटर। ठीक है ना। मैंने मस्तिष्क का देखो भाई, अब ये लग नहीं रहा है, वो मेरे को पता है आपको नहीं लग रहा है, लेकिन समझ लो ये हमारा जो मस्तिष्क है, इसको मैंने लंबा काटा है, लंबा बीच में से काटा है, तो ये प्रमस्तिष्क के दो अर्ध गोलार्ध हो गए ना, हां ये लंबा काटा है। तो इस प्रमस्तिष्क के तीन आवरण, क्रेनियल मेनिंजेस बताई है मैंने, सबसे बाहर वाली ड्यूरामेटर है, मध्य एरेक्नॉइड है, सबसे भीतर वाली पायामेटर है। ठीक है, अब सुनो क्या बता रहा हूं। दो चीजें, सबसे पहले बच्चों मस्तिष्क के भीतर, हां मस्तिष्क के भीतर केंद्रीय गुहा, 4 खोखले गुहा मिलेंगे। हां मस्तिष्क के अंदर 4, अरे यार मस्तिष्क के अंदर बच्चों ये 1 2 3, एक सेकेंड इसको थोड़ा सा, 3 और 4, ये बच्चों मस्तिष्क के अंदर ऐसे 4 खोखले गुहा मिलेंगे जिन्हें अपन निलय कहते हैं। हां हृदय वाले निलय है ना, उसी प्रकार यहां पर भी मस्तिष्क के भीतर, मस्तिष्क के अंदर की तरफ 4 खोखले गुहा पाए जाते हैं। उन 4 गुहा को अपन क्या, या कैविटी को क्या कहते हैं, निलय। ये पहले दो जो गुहा है, पहले दो जो निलय हैं, इन्हें अपन पार्श्व निलय या लैटरल वेंट्रिकल्स या पैरासील कह सकते हैं। ठीक है, ये पहले दो निलय जो हैं, दो खोखले गुहा जो पहले दो हैं, पार्श्व निलय लैटरल वेंट्रिकल्स, कहां पर मिलेंगे, ये कहां पर मिलेंगे, प्रमस्तिष्क अर्ध गोलार्ध में। प्रमस्तिष्क के 2 अर्ध गोलार्ध थे ना भाई, प्रमस्तिष्क के 2 अर्ध गोलार्ध थे, बाएं और दाएं, तो उन दोनों के अंदर जो खोखली संरचना है, अंदर जो खोखली गुहा है, उसे कह दिया लैटरल वेंट्रिकल, पैरासील या पार्श्व निलय। फिर ये तीसरा, मतलब ये फर्स्ट और सेकंड हो गए, 1 और 2।
तीसरा निलय है भाई डायासील, तीसरा गुहा है डायासील, जो किस में मिलेगा? डायएन्सेफेलॉन में। और चौथा गुहा है मेटासील, जो किस में मिलेगा? पश्च मस्तिष्क के मेड्यूला में। ठीक है, क्या बनाया देखो बच्चों, मैंने समझाने के लिए मस्तिष्क का एक लंबा, अगर मैं मस्तिष्क को लंबा काटूं, मस्तिष्क को और दो हिस्सों में लंबा काटूं, तो कुछ इस तरह की संरचना दिखेगी। इसमें मैंने पहले तो आपको बताया है 3 झिल्लियां हैं, 3 वो ढक्कन या परत या आवरण है या चद्दर है जो मस्तिष्क को आवृत करके रख रही हैं। फिर मैंने बताया मस्तिष्क के अंदर भाई 4 खोखले गुहा मिलेंगे, 2 1 2 3 4 निलय मिलेंगे मस्तिष्क में। 2 गुहा तो मिलेंगे प्रमस्तिष्क अर्ध गोलार्ध में, जिसे कहेंगे पार्श्व निलय। तीसरा खोखला गुहा मिलेगा डायएन्सेफेलॉन क्षेत्र में, जिसे कहेंगे डायासील। और चौथा निलय जो है वो पश्चिम मस्तिष्क के मेड्यूला में मिलेगा, मेटासील। अब ये क्यों बता रहा हूं? देखो बच्चों, ये एनसीईआरटी में नहीं है, बिल्कुल नहीं है, लेकिन फिर भी समझ लो क्यों चीज समझा रहा हूं। वो इसलिए समझा रहा हूं बच्चों क्योंकि इसमें सीएसएफ, हां वो सीएसएफ द्रव्य प्रवाहित होगा। अब पहले सर सीएसएफ बना कैसे? सुनो इधर देखो बच्चों, ये पायामेटर जो है, पायामेटर है ये रही, ये मस्तिष्क की आंतरिक उपकला है। याद है मैंने आपको बताया था मस्तिष्क की उपकला किससे बनी होती है? मस्तिष्क की आंतरिक स्तर जो है, जो स्तर है मस्तिष्क का, वो एपिंडाइमल कोशिकाओं से बना होता है। तो देखो बच्चों, अब मैं क्या बता रहा हूं, मैं आपको एक संरचना बता रहा हूं जिसे कहते हैं कोरॉइड प्लेक्सस। जिसे क्या कहते हैं? कोरॉइड प्लेक्सस। ये क्या है सर? कोरॉइड प्लेक्सस में देखो भाई, पायामेटर, रुधिर वाहिकाएं प्लस एपिंडाइमल कोशिकाएं, से मिलकर क्या बनती है? कोरॉइड प्लेक्सस। इधर देखेंगे बच्चों क्या है, आंतरिक परत जो है मस्तिष्क को आवृत रखने वाली, वो पायामेटर है। आंतरिक भित्ति या आंतरिक स्तर या आंतरिक जो चद्दर है जो मस्तिष्क को आवृत कर रही है, वो पायामेटर है। हमने कहा पायामेटर सर्वाधिक संवहनीय है। सर्वाधिक संवहनीय है, इसका मतलब उसमें सबसे ज्यादा रुधिर सप्लाई है, मतलब सबसे ज्यादा रुधिर केशिकाएं होंगी। तो पायामेटर और उसकी रुधिर केशिकाएं, पायामेटर और उसकी रुधिर केशिकाएं। और ये पायामेटर किस में धसी हुई है? ये देखो मस्तिष्क के आंतरिक परत पे धसी हुई है ना। और मस्तिष्क की आंतरिक परत किससे बनी हुई है? एपिंडाइमल कोशिकाओं से या एपिंडाइमल उपकला से। तो ये पायामेटर की परत, पायामेटर में उपस्थित रुधिर वाहिकाएं और एपिंडाइमल कोशिकाएं, ये काली, ये तीनों का संकुल क्या कहलाता है? कोरॉइड प्लेक्सस। इन तीनों का संकुल कोरॉइड प्लेक्सस कहलाता है। तो सर ये क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि यही किसका निर्माण करेगा बच्चों? यही किसका निर्माण करेगा? सीएसएफ का, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड का। यही कोरॉइड प्लेक्सस किसका निर्माण करेगा? सीएसएफ। सोचो भाई, ये अगर सीएसएफ सेरेब्रोस्पाइनल द्रव्य है तो बनेगा तो ब्लड से ही, बनेगा तो ब्लड से ही, रुधिर से ही तो बनेगा। तो कौन से वाले रुधिर से बनेगा? पायामेटर है,
पायामेटर आंतरिक चद्दर है जो मस्तिष्क को आवृत कर रही है। वो पायामेटर मस्तिष्क के आंतरिक स्तर यानी एपिंडाइमल कोशिकाओं के साथ जुड़ी हुई है या धसी हुई है, और इस पायामेटर में इसका खुद का रुधिर सप्लाई, रुधिर केशिकाएं, वाहिकाएं हैं। तो पायामेटर, उसकी रुधिर वाहिकाएं और एपिंडाइमल कोशिकाएं, हां, इन तीनों का गुच्छा मिलकर कहलाता है कोरॉइड प्लेक्सस, और ये कोरॉइड प्लेक्सस से सीएसएफ बनता है। ठीक है, तो इसका मतलब सीएसएफ क्या हम पढ़ेंगे, सीएसएफ रुधिर प्लाज्मा जैसा ही हो गया भाई, रुधिर से ही तो छनकर बन रहा है, तो ये रुधिर प्लाज्मा जैसा हो जाता है, बस इसमें प्रोटीन्स कम होते हैं क्योंकि प्रोटीन्स छनकर नहीं आ पाते। बाकी सीएसएफ भी रासायनिक रूप से रुधिर प्लाज्मा जैसे है। कैसे बना कोरॉइड प्लेक्सस, पहले तो कोरॉइड प्लेक्सस सीएसएफ बनाएगा। कोरॉइड प्लेक्सस क्या है, ये देखो कोरॉइड प्लेक्सस क्या है, पायामेटर, पायामेटर के अंदर रुधिर वाहिकाएं और मस्तिष्क की आंतरिक एपिंडाइमल कोशिकाएं, इन तीनों का गुच्छा कोरॉइड प्लेक्सस है, और इनके जो रुधिर हैं वो रुधिर छनकर सीएसएफ बना रहा है, और वो सीएसएफ प्रवाहित यही तो होगा, उसी रुधिर या उसी सीएसएफ का प्रवाह इन निलय में होगा। पहले दो पार्श्व निलय में सीएसएफ प्रवाहित होगा, पार्श्व निलय से डायासील में आएगा, डायासील से मेटासील में आएगा। अब दो चीजें और फिर मैं लिखवा दूंगा। यहां पर एक छेद होता है, फोरामेन ऑफ मोनरो, और यहां पर एक नली होती है, हां, आइटर या एक्विडक्ट बताया था। देखो भाई, ये डायनसेफेलॉन है, अग्र मस्तिष्क, डायनसेफेलॉन अग्र मस्तिष्क का भाग, मेटासील पश्च मस्तिष्क का भाग। तो अग्र और पश्च मस्तिष्क के बीच में क्या मिलेगा, मध्य मस्तिष्क, और मध्य मस्तिष्क में कौन सी नली मिलेगी, ये आइटर या एक्विडक्ट। तो ये सीएसएफ का प्रवाह समझ आ रहा है। पहले तो कोरॉइड प्लेक्सस, हां, सभी जगह से कोरॉइड प्लेक्सस। सर कोरॉइड प्लेक्सस कहां है, ये पूरी कोरॉइड प्लेक्सस ही है। जहां जहां पायामेटर है, जहां जहां पायामेटर के साथ रुधिर वाहिकाएं हैं और मस्तिष्क की एपिंडाइमल कोशिकाएं हैं, लगभग पूरे के पूरे मस्तिष्क में कोरॉइड प्लेक्सस फैला हुआ है। ये कोरॉइड प्लेक्सस से सीएसएफ बनेगा, लेकिन ये सीएसएफ का प्रवाह कैसे होगा, इन दोनों पार्श्व निलय में प्रवाहित होगा, फिर सीएसएफ तीसरे निलय में आएगा, डायासील, एक छेद के द्वारा आएगा, फोरामेन ऑफ मोनरो। फिर ये सीएसएफ डायासील से मेटासील में आएगा, डायासील से मेटासील में आएगा, किस नलिका के द्वारा, आइटर या एक्विडक्ट। तो पूरे मस्तिष्क में क्या प्रवाहित हो रहा है, सीएसएफ। फिर नीचे मेरु रज्जु, स्पाइनल कॉर्ड में भी जाएगा भाई। सीएसएफ केवल मस्तिष्क में नहीं, स्पाइनल कॉर्ड में भी प्रवाहित होता है। हां, अब ये सीएसएफ क्या करता है, रुधिर सप्लाई कर रहा है मस्तिष्क को। मस्तिष्क को मुख्य रुधिर सप्लाई तो कैरोटिड धमनी करती है, बताया था। मुख्य रुधिर और ऑक्सीजन तो मस्तिष्क को कैरोटिड धमनी दे रही है। यह सीएसएफ जो है, इसका प्रमुख कार्य होता है उत्प्लावनता देना। आपका मस्तिष्क जो है बच्चों, वो 1.5 किलो का है। हां, 1.5 किलो का मस्तिष्क, लेकिन आपके कंधों पर ऐसा 1.5 किलो का भार आपको पता चलता है क्या, नहीं ना। तो 1.5 किलो का भार आपके कंधों पर क्यों नहीं मालूम चल रहा, क्योंकि सीएसएफ के कारण वो हल्का महसूस होता है। इस सीएसएफ के कारण ही मस्तिष्क हल्का महसूस होता है। दूसरा, बाह्य आघात से बचाता है मस्तिष्क को। द्रव्य है तो द्रव्य क्या करेगा, मस्तिष्क को शॉक से या आघात से बचाता है, और कुछ सहायक पोषक दे सकता है। रुधिर से बन रहा है तो सहायक पोषक तत्व सीएसएफ से मिल सकते हैं, लेकिन प्रमुख पोषक तत्व ऑक्सीजन और रुधिर तो कैरोटिड धमनी से मिलेगा। ठीक है, तो देखो भाई, इससे क्या याद, इस पे वापस आता हूं, पहले क्या क्या लिख ले पॉइंट्स।
कौन कौन से पॉइंट्स ध्यान में रखने हैं पहले तो ये सुन लो। सबसे पहले तो मस्तिष्क में आपको पता होना चाहिए 4 निलय हैं, 4 खोखली संरचना है। मस्तिष्क के 4 निलय, पहले तो ये याद रखने हैं। कौन कौन से मस्तिष्क के 4 निलय हैं भाई? मस्तिष्क के 4 निलय में फर्स्ट एंड सेकंड, ये तो है भाई पार्श्व निलय, ये तो है पार्श्व निलय। ये किस में मिलेंगे? प्रमस्तिष्क में मिलेंगे, प्रमस्तिष्क के अर्ध गोलार्ध में मिलेंगे। फिर आपके पास तीसरा निलय, थर्ड निलय किस में मिलेगा? को कहेंगे क्या? डायासील। कहां पर मिलेगा? डायनसेफेलॉन में। और चौथा निलय, फोर्थ वेंट्रिकल, मेटासील। कहां पर मिलेगा भाई? पश्च मस्तिष्क के मेड्यूला में, पश्च मस्तिष्क के मेड्यूला में चौथा निलय। तो ये 4 निलय जो मस्तिष्क में है ध्यान रखने हैं। फिर अपन को CSF के बारे में पता होना चाहिए। CSF जो है वो किस में प्रवाहित होगा? मस्तिष्क के निलय व स्पाइनल कॉर्ड में प्रवाहित होगा, है ना भाई। दूसरा कोरोइड प्लेक्सस से बना है, ये तो लिख चुके हैं। दूसरा जो है भाई CSF का रासायनिक संगठन, रासायनिक संगठन जो है वो रुधिर प्लाज्मा के समान ही होगा, बस उसमें प्रोटीन्स कम होंगे। बस CSF में क्या कम होंगे भाई? प्रोटीन्स। बाकी रुधिर प्लाज्मा के समान होगा। और कार्य क्या करेगा? मस्तिष्क को बाह्य आघात से बचाता है, उद्प्लावनता, हां, भार महसूस ना हो, उद्प्लावनता प्रदान करता है। अंग्रेजी में से कहते हैं बच्चों बॉयंसी, हल्का लगता है मस्तिष्क। और सहायक पोषक तत्व, सहायक पोषण भी कौन प्रदान करेगा? CSF। मुख्य पोषण या ऑक्सीजन नहीं देगा, मुख्य पोषण और ऑक्सीजन तो कैरोटिड धमनी से मस्तिष्क को मिलेंगे। ठीक है भाई। अब CSF का प्रवाह भी बता देता हूं। CSF का प्रवाह कैसे होगा ये भी देख लो। कैसे होगा? बनेगा CSF कहां से? कोरोइड प्लेक्सस। कोरोइड प्लेक्सस किसका? पार्श्व निलय का, पार्श्व निलय का कोरोइड प्लेक्सस CSF। ठीक है। CSF फिर किसके द्वारा? CSF कौन से निलय में? फर्स्ट और सेकंड निलय में। फिर किस छेद के द्वारा? फोरामेन ऑफ मोनरो। इस छेद के द्वारा CSF कहां आएगा? तीसरे निलय में आएगा। फिर तीसरे निलय से मध्य मस्तिष्क में क्या थी? हां, ये आइटर या एक्विडक्ट, उससे कहां चला गया? चौथे निलय में चला गया। तो यही तो प्रवाह है CSF का। कोरोइड प्लेक्सस जो है, कोरोइड प्लेक्सस जो है, सिंपल कोरोइड प्लेक्सस याद रखना। कोरोइड प्लेक्सस कहां कहां मिलेगा? सब जगह।
ये पूरे मस्तिष्क में कोरोइड प्लेक्सस है। ये वाला जो कोरोइड प्लेक्सस है ना भाई, ये वाला कोरोइड प्लेक्सस पार्श्व निलय का हो गया। ये वाला कोरोइड प्लेक्सस जो है, ये वाला कोरोइड प्लेक्सस डायसील तीसरे निलय का हो गया। ये वाला कोरोइड प्लेक्सस जो है वो चौथे निलय का हो गया। तो सीएसएफ बन तो रहा है, लेकिन नीला जो मैंने लेबल है प्रवाहित तो इसी तरह से होगा, ऊपर से नीचे की तरफ। प्रवाह तो सीएसएफ का कैसा होगा बच्चों? ऊपर से नीचे की तरफ होगा। ठीक है, प्रवाह तो ऊपर से नीचे की तरफ होगा और यहां पर इस तरह का प्रवाह है। पहले दूसरे निलय से तीसरे निलय, तीसरे निलय से चौथे निलय, फोरामेन ऑफ मोनरो छेद है और मध्य मस्तिष्क में आइटर या एक्विडक्ट। ठीक है, और सीएसएफ का निर्माण कौन करेगा? कोरोइड प्लेक्सस। सीएसएफ का निर्माण कौन करेगा भाई? कोरोइड प्लेक्सस। अब ये पूरी चीज जो अपन ने सीएसएफ का देखा है बच्चों, वो एनसीईआरटी में नहीं है बिल्कुल, तो क्वेश्चन आने की संभावना बहुत कम है। लेकिन फिर भी मस्तिष्क और मेरुरज्जु में सीएसएफ होता है, तो सर ये सीएसएफ कैसे बना और कैसे प्रवाहित हुआ वो मैंने बताया है। कोरोइड प्लेक्सस क्या था? पायामेटर है, आंतरिक जो ढक्कन है, पायामेटर में रुधिर वाहिकाएं हैं और मस्तिष्क की एपिंडाइमल कोशिकाएं हैं जो आंतरिक स्तर बना रही हैं। इनके गुच्छे को अपन ने कोरोइड प्लेक्सस कहा। इस कोरोइड प्लेक्सस में रुधिर छन कर मस्तिष्क के निलय में प्रवाहित हो रहा है, उसे सीएसएफ कहा। और मस्तिष्क के 4 निलय बच्चों मैंने आपको बता दिए। ठीक है, अब देखो भाई, अपन ने मस्तिष्क पूरा पढ़ लिया, तो मस्तिष्क से निकलने वाली अब हम किसकी बात करेंगे? क्रेनियल नर्व्स, कपाल तंत्रिकाएं। हां भाई, मस्तिष्क से निकलने वाली क्या है? कपाल तंत्रिकाएं। तो मस्तिष्क से निकलने वाली तंत्रिकाओं को क्या कहेंगे भाई? मस्तिष्क से निकलने वाली तंत्रिकाओं को क्या कहेंगे? कपाल तंत्रिकाएं कहेंगे। अब मस्तिष्क से जो तंत्रिकाएं निकलेंगी वो कपाल तंत्रिकाएं हैं। मानव में, अब इसमें देखो भाई, हमारे में कितने जोड़े कपाल तंत्रिकाओं के होते हैं? 12 जोड़े या 12 पेयर्स। ठीक है, अब अगेन कपाल तंत्रिकाएं भी हमारे एनसीईआरटी में नहीं हैं, लेकिन फिर भी जो 12 जोड़े हैं कपाल तंत्रिकाओं के, वो आपको पता होने चाहिए। उसकी एक शॉर्ट ट्रिक भी आपको बताऊंगा और तरीका भी बताऊंगा क्या ध्यान में रखना है। बट जितना मैं बताऊंगा उतना ही पढ़ना है, उसके ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मानव में भाई मस्तिष्क से निकलने वाली तंत्रिकाओं को क्या कहेंगे? कपाल तंत्रिकाएं। तंत्रिकाओं का मतलब मैं बता चुका हूं, नर्व्स का याद है? एक्सॉन। वो एक्सॉन जो आच्छादित हैं उनको तंत्रिका रेशे कहेंगे, और वो जो पीएनएस में, ये परिधीय तंत्रिका तंत्र का हिस्सा ही तो हैं। मस्तिष्क से जो तंत्रिकाएं निकलेंगी ये परिधीय तंत्रिकाएं हैं, परिधीय तंत्रिका तंत्र है, मतलब इसमें एक्सॉन निकल रहे हैं, न्यूरॉन के एक्सॉन निकल रहे हैं, इसलिए इनको नर्व्स कहेंगे। बता चुका हूं मैं। अब ये 12 जोड़े कपाल तंत्रिकाओं के कौन से हैं, पहले तो ये बता देता हूं, सुनो।
ठीक है बच्चों, ये 1 सेकेंड। ठीक है बच्चों, मैंने कहा मस्तिष्क से निकलने वाली तंत्रिकाएं क्या हैं? कपाल तंत्रिकाएं हैं। कितने जोड़े हैं? 12 जोड़े हैं। 1 से लेकर 12, ये 12 जोड़े कपाल तंत्रिकाओं के हैं। ओल्फैक्टरी, ऑप्टिक, ऑक्यूलोमोटर, ट्रॉक्लियर, ट्राइजेमिनल, एब्ड्यूसेंस, फेशियल, ऑडिटरी, ग्लॉसोफेरिंजियल, वेगस, स्पाइनल एक्सेसरी, हाइपोग्लोसल, ये 12 तो कपाल तंत्रिकाएं हैं। अब क्या है सर, ये सब याद रखनी है सर, क्या करना है? सुनो, 3 चीजें सिर्फ। सबसे पहले तो ये पूछ सकते हैं कि कौन सी कपाल, देखो कुछ कपाल तंत्रिकाएं होंगी वो संवेदी होंगी बच्चों। कुछ कपाल तंत्रिकाएं संवेदी या सेंसरी का मतलब है वो सूचना मस्तिष्क तक लेकर आएंगी। कुछ कपाल तंत्रिकाएं होंगी चालक, मोटर, जो सूचना मस्तिष्क से वापस लेकर जाएंगी। और कुछ होंगी मिश्रित, दोनों संवेदी के रूप में भी काम करेंगी, चालक के रूप में भी काम करेंगी। तो कुछ कपाल तंत्रिकाएं संवेदी होती हैं, कुछ चालक होती हैं, कुछ मिश्रित होती हैं। तो पहला सवाल तो यह पूछ सकते हैं कौन सी कपाल तंत्रिकाएं संवेदी हैं, कौन सी चालक हैं, कौन सी मिश्रित है। तो उसका एक शॉर्ट ट्रिक है, बता रहा हूं तरीका याद रखने का। एस, हां 1 मिनट, यहां पर बच्चों एस का मतलब है संवेदी, है ना भाई? एस का मतलब है संवेदी या सेंसरी। एम का मतलब है मोटर यानी चालक। और बी का मतलब है बोथ यानी दोनों, मिश्रित, है ना? जो संवेदी एस, चालक मोटर, बी मिश्रित। कैसे याद रखना है? शॉर्ट ट्रिक सुन लो। अब अंग्रेजी में है बच्चों, चलेगा। ठीक है, तो शॉर्ट ट्रिक क्या है याद रखने की? सुनो, सम से मनी मैटर बट माई ब्रदर सेज बिग बुक्स मैटर मोर, है ना? कुछ कहते हैं पैसा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन मेरा भाई कहता है कि बड़ी पुस्तकें ज्यादा महत्व रखती हैं। तो एस का मतलब संवेदी हो गया, एम का मतलब मोटर हो गया, और बी का मतलब बोथ या मिश्रित हो गया, है ना? तो कौन सी संवेदी है, कौन सी चालक है, कौन सी मिश्रित है, वो आप ऐसे याद रख सकते हो। ठीक है, पहली चीज तो ये याद रखनी है। ये तो शॉर्ट ट्रिक से याद हो जाएगी, कौन सी संवेदी है, कौन सी चालक है, कौन सी मिश्रित है। अब कौन कौन सी कपाल, सर इनका काम क्या है? अब सुनो, देखो, ओल्फैक्टरी का मतलब है घ्राण संवेदी। घ्राण संवेदी का मतलब है सूंघने से, यह स्मेल से संबंधित होगी। ऑप्टिक का मतलब दृष्टि से होगी। ऑडिटरी मतलब सुनने से होगी। हां, इसमें काफी तो नाम से ही पता चल जाता है। तो किन किन कपाल तंत्रिकाओं के नाम याद रखने हैं और काम याद रखने हैं, सुन लो। तीसरी, चौथी और छठी, कौन कौन सी क्रेनियल नर्व बताई बच्चों मैंने आपको? कपाल तंत्रिकाएं तीसरी, चौथी और छठी, 3 बताई हैं। थर्ड, फोर्थ और सिक्स्थ, ऑक्यूलोमोटर, ट्रॉक्लियर, एब्ड्यूसेंस, ये तीनों। आई बॉल होती है नेत्र गोलक, आप नेत्र गोलक को घुमाते हो, आई बॉल को मूव करते हो,
तो आई बॉल के मूवमेंट में, नेत्र गोलक के मूवमेंट में कौन सी कपाल तंत्रिकाएं काम करेंगी? थर्ड, फोर्थ और सिक्स्थ। तो थर्ड, फोर्थ और सिक्स्थ क्रेनियल नर्व्स किसमें काम करती हैं भाई? नेत्र गोलक के मूवमेंट में, आई बॉल के मूवमेंट में कार्य करती है। तो क्या याद रखना है? थर्ड, फोर्थ और सिक्स्थ। थर्ड, फोर्थ और सिक्स्थ क्रेनियल नर्व आपके आई बॉल, नेत्र गोलक को घुमाने में काम करती हैं। ओल फैक्ट्री का मतलब ही है भाई ये स्मेल से संबंधित है। ऑप्टिक का मतलब ही ये दृष्टि से संबंधित है। तो ऑक्यूलोमोटर, ट्रॉक्लियर और एब्ड्यूसेंस बता दी। फिर क्या आती है? ट्राइजेमिनल। फिर क्या आती है? ट्राइजेमिनल। ये याद रखना है, ट्राइजेमिनल सबसे बड़ी क्रेनियल नर्व है। हां, नेक्स्ट क्या याद रखना भाई? ट्राइजेमिनल जो है सबसे बड़ी क्रेनियल नर्व है। तो सबसे बड़ी क्रेनियल नर्व कौन सी भाई? ट्राइजेमिनल। इसको डेंटिस्ट नर्व भी कहते हैं। हां, इसे डेंटिस्ट नर्व, जबड़ों को, ये चेहरे के जो ये जबड़ों को सप्लाई करती है, दांतों को सप्लाई करने वाली कौन सी नर्व है? ट्राइजेमिनल। इसलिए इसको डेंटिस्ट नर्व कहते हैं। और वायु में हार्मफुल केमिकल्स अगर हैं, वायु में हार्मफुल रसायन के प्रति वार्निंग देती है। ठीक है ना? काफी बार अपन स्मेल करते हैं, वो तीखी कोई दुर्गंध होती है, जैसे अमोनिया की या विनेगर की, इनकी स्ट्रॉन्ग स्मेल से दर्द उत्पन्न होता है ना। तो ये स्मेल में कौन सी नर्व काम कर रही है? इसमें ट्राइजेमिनल। वैसे तो स्मेल में कौन काम करती है? ओल फैक्ट्री। सामान्य गंध में तो ओल फैक्ट्री काम करेगी, लेकिन वायु में कोई दूसरी हानिकारक केमिकल्स हैं, उनके प्रति अपन को वार्निंग कौन देता है? ये ट्राइजेमिनल। तो ट्राइजेमिनल के बारे में भाई तीन चीजें पता होनी चाहिए। क्या तीन चीजें? सबसे पहले तो ये सबसे बड़ी क्रेनियल नर्व हो गई। सबसे बड़ी क्रेनियल नर्व के साथ इसको डेंटिस्ट नर्व कहते हैं, क्योंकि ये जबड़ों को, दांतों को सप्लाई कर रही है। और वायु में कोई हार्मफुल रसायन के प्रति वार्निंग भी कौन देगा? ये ट्राइजेमिनल देगी। ठीक है, फिर क्या ध्यान रखोगे? एब्ड्यूसेंस अपन ने पढ़ी लिया, ऑक्यूलोमोटर, ट्रॉक्लियर, एब्ड्यूसेंस, ये तीनों किस में काम कर रही हैं? आई बॉल के मूवमेंट में। ये सबसे छोटी होती है भाई, सबसे छोटी क्रेनियल नर्व एब्ड्यूसेंस है। फेशियल चेहरे पे जाएगी, ऑडिटरी सुनने में काम करेगी, ये ग्रसनी क्षेत्र में आएगी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वेगस, एक ही और याद रखनी है 10वीं कपाल तंत्रिका, इंपॉर्टेंट है ये। 10वीं कपाल तंत्रिका कौन सी है? वेगस नर्व। ये सबसे लंबी है, सबसे लंबी क्रेनियल नर्व वेगस, सबसे बड़ी क्रेनियल नर्व ट्राइजेमिनल, सबसे छोटी क्रेनियल नर्व एब्ड्यूसेंस। अब ये जो वेगस नर्व है ना बच्चों, ये वक्षीय व उदरीय क्षेत्र, हां, वक्षीय व उदरीय क्षेत्र में जाती है। वक्षीय और उदरीय क्षेत्र बताया था वहां पर, मतलब कौन कौन से अंगों में जाएगी? कौन कौन से अंगों में? कंठ में, लंग्स में, आमाश लंग्स में, हृदय, आमाशय और आंत, छोटी और बड़ी, बिल्कुल। तो वक्षीय और उदरीय क्षेत्र में वेगस नर्व सबसे लंबी है। इसकी शाखाएं कहां कहां हैं? वेगस नर्व इतनी लंबी है, इसकी कई सारी शाखाएं हैं।
कुछ कंठ में जाती हैं, फेफड़ों में, हृदय में, आमाशय में, आंत में। याद है हृदय स्पंदन, वेगस नर्व जो है ना बच्चों, हृदय स्पंदन को तो कम करेंगी और आमाशय में जठर रस को प्रेरित करेंगी। याद रखना, ये इंपॉर्टेंट नोट है भाई, ध्यान रख लेना। क्या नोट है? वेगस नर्व जो है, वेगस नर्व हृदय स्पंदन को तो घटाती है, और यही वेगस नर्व क्या करेगी? जठर रस के स्त्रावन को प्रेरित करती है। है ना? तो हृदय स्पंदन को घटाने का काम कौन करेगा? वेगस नर्व। और जठर रस के स्त्रावन को प्रेरित कौन करेगी? वेगस नर्व। तो एक क्वेश्चन आ रखा है बच्चों बहुत पहले कि वेगस नर्व को हटा दिया जाए तो हृदय स्पंदन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? वेगस नर्व को हटा दिया जाए तो हृदय स्पंदन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? हृदय स्पंदन बढ़ जाएगा, क्योंकि वेगस नर्व क्या करती है? हृदय स्पंदन को घटाती है। लेकिन सर अपन ने तो पढ़ा था कि परानुकंपी तंत्र होता है वो हृदय स्पंदन को कम करता है। हां भाई, परानुकंपी तंत्र अपना काम, परानुकंपी तंत्र से ही संबंधित तो ये वेगस है। ये वेगस नर्व परानुकंपी तंत्र का ही हिस्सा है, और परानुकंपी तंत्र वेगस नर्व की सहायता से ही हृदय स्पंदन को घटाता है। बिल्कुल, ये वेगस नर्व परानुकंपी तंत्र का ही हिस्सा है। और आपको याद होगा परानुकंपी तंत्र पाचन रस के स्त्रावन को बढ़ाएगा, तो वेगस नर्व परानुकंपी तंत्र का हिस्सा है, हृदय स्पंदन को कम करती है और जठर रस के स्त्रावन को प्रेरित करेगी। याद आ गया ना? परानुकंपी तंत्र पढ़ा था अपन ने। हृदय में तो वो हृदय के कार्य को, हृदय स्पंदन, रुधिर दाब को कम करता था, और परानुकंपी तंत्र पाचन रस के स्त्रावन को प्रेरित करता था। तो वो परानुकंपी तंत्र में कौन सी नर्व है? वेगस। आंतरिक अंगों को भेज रही है, तो हृदय स्पंदन को ये कम करेगी और जठर रस के स्त्रावन को प्रेरित करेगी। तो कौन कौन सी कपाल तंत्रिकाएं ध्यान रखनी है, इस सुन लो। ये भी मैं ज्यादा ही बता रहा हूं, ठीक है, लेकिन इसके और ज्यादा पढ़ने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, बहुत है। कौन सी कपाल तंत्रिकाएं ध्यान रखनी है? 12 कपाल तंत्रिकाएं तो ये नाम हो गए। कौन सी संवेदी है, कौन सी चालक है, ये भी मैंने आपको बता दिया। लेकिन काम की याद रखने वाली फिर 3rd, 4th और 6th आई बॉल, नेत्र गोलक को घुमाने में ऑक्यूलोमोटर, ट्रॉक्लियर और एब्ड्यूसेंट, सीधी सी बात। उसके अलावा 2 और याद रखना, ट्राइजेमिनल और वेगस। ट्राइजेमिनल सबसे बड़ी है, डेंटिस्ट नर्व है, याद रखना। और सबसे लंबी, जिसकी शाखाएं सबसे ज्यादा हैं, वो कौन सी है? वेगस। ठीक है, और वेगस किन किन अंगों को सप्लाई कर रही है? ये रहा, कंठ, लंग्स, हृदय, आमाशय, आंत। हृदय स्पंदन परानुकंपी तंत्र से संबंधित है भाई। ठीक है, तो ये तो अपन ने क्या देख लिया आज? अपन ने मस्तिष्क, पूरा मस्तिष्क का आंतरिक में जो निलय है मस्तिष्क के 4, वो देख लिए। मस्तिष्क में CSF कैसे प्रवाहित होता है वो देख लिया। अब एक चीज बच्चों, हां, एक इंपॉर्टेंट चीज सुन लो। ये बहुत बार अपन बात करते हैं धूसर द्रव्य की, जिसे अपन कहते हैं ग्रे मैटर। हां, और एक होता है श्वेत द्रव्य, जिसको अपन कहते हैं व्हाइट मैटर, है ना भाई? ये मस्तिष्क में, मेरु रज्जु में बहुत बार आएगा। धूसर द्रव्य और श्वेत द्रव्य क्या है बच्चों? देखो भाई, ग्रे मैटर का मतलब बच्चों, इसमें क्या होती है? सेल बॉडी होती है। सेल बॉडी यानी सोमा, और नॉन माइलिनेटेड एक्सन्स। हां, तो सेल बॉडी
और नॉन माइलिनेटेड एक्सन्स का गुच्छा क्या कहलाएगा? ग्रे मैटर। और माइलिनेटेड एक्सॉन्स का गुच्छा क्या कहलाएगा? श्वेत द्रव्य, है ना। धूसर द्रव्य और श्वेत द्रव्य। श्वेत द्रव्य, माइलिन आच्छद का रंग एकदम सफेद होता है, तो माइलिन आच्छद का रंग सफेद होता है, तो माइलिनेटेड एक्सॉन्स को क्या कहेंगे? श्वेत द्रव्य। मतलब श्वेत द्रव्य में केवल एक्सॉन का समूह होगा, लेकिन जो धूसर द्रव्य है उसमें कई सारे सेल बॉडी, सोमा होंगे, और सोमा के साथ नॉन माइलिनेटेड एक्सॉन्स होंगे। तो जब सेल बॉडी, कोशिका काय के साथ नॉन माइलिनेटेड एक्सॉन्स का गुच्छा है तो वो धूसर द्रव्य, और माइलिनेटेड एक्सॉन्स का समूह है तो वो श्वेत द्रव्य। अब ये क्यों बता रहा हूं, सुनो, इसका एक कारण है। कारण क्या ध्यान में रखना है? हां, अपन ने प्रमस्तिष्क पढ़ा था। प्रमस्तिष्क, डायेनसेफेलॉन और अनुमस्तिष्क। हां, ये जो हिस्से हैं, प्रमस्तिष्क, डायेनसेफेलॉन, अनुमस्तिष्क, इनमें बच्चों धूसर द्रव्य जो है वो बाहर की तरफ होता है और श्वेत द्रव्य जो है वो भीतर की ओर होगा। ठीक है, धूसर द्रव्य बाहर की ओर, श्वेत द्रव्य भीतर की ओर। और क्या बच गए? आपके पास ब्रेन स्टेम, बताया था ना मैंने आपको, ब्रेन स्टेम में कौन से हिस्से शामिल होंगे? ब्रेन स्टेम, जिसमें अपन ने मध्य मस्तिष्क पढ़ा, मध्य मस्तिष्क के साथ पॉन्स प्लस मेड्यूला, तो ब्रेन स्टेम और स्पाइनल कॉर्ड मतलब मेरुरज्जु, इसमें उल्टा हो जाएगा। इसमें उल्टा क्या हो जाएगा? बिल्कुल, इसमें धूसर द्रव्य केंद्र की ओर, धूसर द्रव्य भीतर की तरफ और श्वेत द्रव्य बाहर की तरफ। ये याद रखना है भाई, ठीक है। क्या है? पूरा मस्तिष्क और मेरुरज्जु की बात हो रही है, तो प्रमस्तिष्क, डायेनसेफेलॉन और अनुमस्तिष्क। प्रमस्तिष्क, डायेनसेफेलॉन, अनुमस्तिष्क, ये तीनों में धूसर द्रव्य बाहर की तरफ मिलेगा। मतलब प्रमस्तिष्क का जो वल्कुट हिस्सा है ना, प्रमस्तिष्क का वल्कुट हिस्सा वो धूसर द्रव्य से बना हुआ है। लिम्बिक तंत्र, लिम्बिक तंत्र प्रमस्तिष्क के अंदर था, वो श्वेत द्रव्य से बना होगा। और ब्रेन स्टेम, मध्य मस्तिष्क, पॉन्स, मेड्यूला और मेरुरज्जु में उल्टा, धूसर द्रव्य अंदर होगा और श्वेत द्रव्य बाहर की ओर होगा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। धूसर द्रव्य क्या है, श्वेत द्रव्य क्या है, धूसर द्रव्य कहां की ओर है, श्वेत द्रव्य कहां की ओर है। ठीक है बच्चों, तो मस्तिष्क के फंक्शंस अपन ने पूरे समझ लिए हैं। मस्तिष्क से निकलने वाली कपाल तंत्रिकाओं की भी बात कर ली। अब अगले लेक्चर में बच्चों, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग स्पाइनल कॉर्ड और स्पाइनल कॉर्ड से प्रतिवर्ती प्रक्रियाएं की बात करेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में बच्चों हम स्पाइनल कॉर्ड चालू करेंगे और रिफ्लेक्स एक्शन और फिर उससे संबंधित डिसऑर्डर्स पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, तो आई होप चीजें क्लियर होंगी। इसी तरह से मन लगा के पढ़ते रहिए। नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी बच्चों। थैंक यू वेरी मच।